समय को ना जाया करते हुए हम लोग टॉपिक पे आएंगे। आप लोग शाउटिंग मत करिए, बैठ जाइए थोड़ा। आज दोनों बैच मर्ज है। इससे भी भीड़ सुबह वाले बैच में। आप लोग बोलिएगा या मैं बोलूं? यदि आप लोग बोलिएगा तो मैं बोलना छोड़ दूंगा, नहीं साउंड है तो साउंड ठीक है। विवेक बाबू लाइव हो गया? लाइव हो गया ना? चलिए, तो हम तक पढ़े थे मित्रों, बैंक के आरबीआई के बारे में हम लोग जान रहे थे, है ना। आरबीआई से रिलेटेड कई फैक्ट्स पे हमने बात किया था। पॉलिसीज दोनों लोगों को बता दिया था, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी दोनों। तो आरबीआई के मेन जहां से क्वेश्चन आने वाला है, आज उसी फीचर्स को हम देखेंगे। मैंने बताया था आपको, जब आरबीआई और बैंकिंग बताया था, कहां से आएगा मित्रों? ऐसा बताया था, बीआर, आरआर, ऐसा बताया था मैंने? नहीं बताया था। तो देखिए, आरबीआई में जो बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, कैश होता है, इन सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, आरबीआई में आरबीआई वाला चैप्टर खोलेंगे। पहला पॉइंट, आरबीआई का प्रथम कार्य कौन सा है मित्रों? उससे भी जरूरी काम क्या करता है? लिखिए पहला पॉइंट आरबीआई में, इशूइंग द करेंसी। पीछे वाले लोग आज आगे से पीछे चले गए हैं, शांत रहिए, हल्ला मत करिए लोग, है ना। आरबीआई इशूइंग द करेंसी, आरबीआई नोट जारी करता है। आरबीआई का फर्स्ट वर्क क्या है, पहला काम क्या है? तो लिखिएगा आरबीआई इशूइंग द करेंसी, यानी आरबीआई नोट जारी करता है, नोट जारी करता है। हाँ, आरबीआई में ही लिखिए, आरबीआई के कार्य में, आरबीआई का प्रथम कार्य नोट जारी करना, नोट जारी करना, है ना। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, आप लोग शांत हैं। ये बताइए, आरबीआई नोट जारी करता है, आरबीआई को नोट जारी करने के लिए कौन कहता है मित्रों? चलिए ध्यान देंगे, आरबीआई को नोट जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय कहता है। वित्त मंत्रालय को यह अधिकार कैसे मिला? क्योंकि वित्त मंत्रालय कौन सी पॉलिसी हैंडल करता है? फिस्कल पॉलिसी को। फिस्कल पॉलिसी में हमने आपको बताया था, सरकार कहां से आय और कहां से व्यय करेगी, यही पॉलिसी पे काम किया जाता है। किसमें? राजकोषीय नीति में। आय और व्यय दोनों को बारे में कहां डिस्कस किया जाता है? फिस्कल पॉलिसी में। तो जैसे आय और व्यय किस रूप में होगा, ये कौन तय? वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय ही क्या करता है? ऑथोराइज करता है किसको? आरबीआई को, कि भाई तुम नोट जारी करो ताकि हम जो है बाजार में मुद्रा परिवहन कर सके। जब मैंने आपको बताया था तीनों वित्तीय नीतियां, तो आपने देखा था, पहला था फिस्कल पॉलिसी, दूसरा क्या बताया था मैंने? मॉनेटरी पॉलिसी। अर्थात जब आय व्यय का नीति तय हो जाएगा उसके बाद ही तो हम पैसा लेन देन करेंगे। तो ये काम किसको दिया गया? आरबीआई को, है ना। तो नोट जारी करने का पहला काम है किसका? आरबीआई का। अब सवाल ये आता है कि आरबीआई कौन कौन से नोट जारी करता है? अभी आरबीआई कौन कौन सा नोट जारी कर रहा है? तो लिखेंगे आरबीआई, हाँ बिल्कुल हम लिखवा रहे हैं, परेशान ना होइए। आरबीआई 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का नोट अभी जारी करता है। 2 रुपए से लेकर कहां तक? 500 रुपए तक का नोट। 2000 का नोट हाल फिलहाल बंद हुआ है, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, पूछ देगा आरबीआई कौन कौन सा नोट जारी करता है। 2000 का नोट यदि उसमें होगा तो आपको क्या करना है? काट देना है ना। वो आंसर नहीं होगा। 2 रुपए से 500 रुपए का नोट। अब सभी विद्वान लोग ये बताएंगे कि आरबीआई टोटल कितने रुपए का नोट जारी करता है मित्रों? जानते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए, 100 रुपए और कितना हुआ टोटल जोड़ के? 887 रुपए होगा। 1 रुपया नहीं करता है आरबीआई जारी, उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई कितना जारी करता है मित्रों?
आरबीआई के जारी किए ऐसे क्वेश्चन आता है, आरबीआई के जारी किए हुए कुल नोटों का मूल्य कितना होता है, तो क्या मारना है आपको 887 रुपए। इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ सही है ना मेरा, है? जोड़ लीजिएगा, जोड़ के लिख लीजिएगा, एक बार जोड़ दें, कम करें, कोऑपरेट करिए आप लोग, है ना। अच्छा एक बात और आपको आज बता दूं कि रंजीत सर से बात हो रहा था, तो रंजीत सर बोलेंगे जो बजट का क्लास है आप लोगों का, करंट बजट का, वो आपको अभी नहीं लेना है, एग्जाम से कुछ दिन पहले बजट का क्लास लेना है। सर बोले कि ऑनलाइन आप ले लीजिएगा, दिल्ली रहिएगा या यहाँ रहिएगा, और सारे बच्चों को लिंक भेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे पढ़ के भूल जाएंगे, और जो मैं बजट का 3 घंटे का क्लास लूंगा उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो सर कह रहे थे कि ऐसा करना है कि इन लोगों को लास्ट में बताना है एग्जाम से 1 हफ्ता पहले, ताकि ये खा के जाएं और जाके एग्जाम में उल्टी कर दें, इनका आंसर सही हो जाए। समझ गए? हाँ सर बता रहे थे हमको, इसलिए बजट का क्लास जो होगा आप लोगों का, करंट बजट का, वो मैं ऑनलाइन लूंगा, है ना। क्या ऑफलाइन में ये हो जाएगा, आप लोग भूल जाइएगा, अभी नोट्स लिख के छोड़ देते हैं आप लोग, हैं? रिवीजन करवा देंगे। अच्छा आज का क्लास पढ़िए, हमारे ऊपर हमारे बॉस हैं, हम बॉस की बात, रंजीत सर की बात थोड़ी काटेंगे। आइए, हमने क्या कहा, 887 रुपए का नोट जारी करते हैं। सवाल ये आता है कि नोट कहां कहां जारी किया जाता है, पता है भारत में कहां कहां नोट जारी किया जाता है? एक पॉइंट लिख के लिखेंगे, लिखिएगा, भारत में 4 जगह नोट जारी किए जाते हैं, 4 जगह नोट जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन आता है इससे, भारत में 4 जगह नोट जारी किए जाते हैं। हाँ भरपा आरबीआई ही जारी करती है, अभी उस पर चलेंगे, पॉलिसी को पढ़ेंगे। भरपाई, छपाई, वही छपाई, छपाई ही समझ लीजिए गुरु, इतना तो जानते ही आप, जारी किया जाता है, छपाई किया जाता है, छपता है। या नोट प्रिंटेड लिख लीजिएगा, नोट प्रिंट किया जाता है। और बताइए क्या बताएं, बताएंगे कहां कहां किया जाता है। पहला बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिक, लिखिएगा नासिक, एक सेकंड, नासिक के बाद, नासिक के बाद लिखेंगे देवास, देवास बता रहे हैं, परेशान ना होइए। एमपी, तीसरा होशंगाबाद, होशंगाबाद कहां है मित्रों, बताइएगा, एमपी में है। ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्यूटेड है, यहां से क्वेश्चन आता है बार बार, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और कहां महाराष्ट्र के दोनों के बॉर्डर के आसपास ही पड़ता है, बड़ा ही डिस्प्यूटेड एरिया है, कई कम्युनल एक्टिविटी यहां हो चुकी हैं, तो बार बार क्वेश्चन यहां से आ रहा होता है। होशंगाबाद हिंदी में लिख दें, होशंगाबाद। चौथा बताइएगा कहां हो सकता है, अंग्रेज सबसे पहले कहां आए थे, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के सालबोनी में, सालबोनी, सालबोनी वेस्ट बंगाल, यानी मध्य प्रदेश में 2 जगह है, और वेस्ट बंगाल में 1 जगह और नासिक में 1 जगह। सालबोनी है ये, सालबोनी। हाँ बोल, अरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, जब महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, जब महाराष्ट्र गुजरात के साथ हुआ करता था, होशंगाबाद महाराष्ट्र में आया करता था, इसलिए इससे क्वेश्चन आता है। और ये बहुत पहले से है, बाद में इसका स्पेस बदल गया, मतलब जगह बदल गया, इसलिए क्वेश्चन आता है होशंगाबाद से। लिख लिए ये चारों जगह। अब आइए, आप लोगों ने कहा कि सर 2 रुपए का ही नोट क्यों जारी किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे। आपने गांव में एक बात सुना होगा
कि यदि आपके पापा सॉरी मेरे दादा का मान लीजिए तबीयत सीरियस खराब हो जाएगा तो मेरे दादा प्रॉपर्टी किसको दे देते हैं? हमारे पापा को। तो आप सुने होंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर की जाती है, सुने हैं? उसी तरह सरकार ने कहा कि इतना बड़ा काम नोट छापना, सिक्का छापना, ये हमारे बस का नहीं है। अब हम जो है मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, हम लोकतंत्र का वो हिस्सा हैं जिसमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। हम सिर्फ बिजनेस की तरह काम नहीं करेंगे। उसने कहा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आरबीआई, ये ड्यूटी किसको दे देते हैं? आरबीआई को, कि वही छापेगा वही देखेगा। तो उसने कहा, लोगों ने कहा, यानी जो सलाहकार थे, लीगल एडवाइजर थे, जो वैधानिक विचारों को जानते थे, उन्होंने कहा सर आप डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हैं। तो लोगों ने उनको बताया, सरकार को बताया, 1947 के बाद ये सजेशन दिया गया कि किस तरीके से आप अपना अधिकार किसको दे देंगे? आरबीआई को। तो यही कहा गया, फिनांस मिनिस्ट्री को कहा गया कि आप 1 रुपए की नोट जारी कर दीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए यह नोट प्रतिपादित किया जाता है, यह नोट प्रतिपादित किया जाता है। अर्थात ये कि उस नोट से अधिकार दे दिया गया आरबीआई को कि अब तुम नोट छापो। इसकी अधिकृति कौन देता है? फिनांस मिनिस्ट्री देता है। इसीलिए 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है मित्रों? वित्त सचिव। और वित्त सचिव उस पे क्या लिखा रहता है? यह प्रतिपादित किया जाता है। ऊपर देखेंगे तो लिखा रहता है। 1 रुपए का नोट है किसी के पास? नहीं है। हम हाँ है, दिखाइएगा, आपको दिखाते हैं कहां लिखा रहता है, लेके दिखाइए। सुनिए, लिखिए तब तक अगला पॉइंट। 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय, आप लिखिए चुपचाप, वित्त मंत्रालय जारी करता है। जिसपे वित्त सचिव का, जिसपे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जिसपे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जिसपे वित्त सचिव का 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, जिसपे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये नया वाला नोट है, इस पे नहीं है, नया वाला नोट है ये। हाँ बता रहे हैं, रुक जाइए, बता रहे हैं। सुनिए, हो गया ये बात। अब एक स्टोरी सुन लेंगे यहां ध्यान से। वित्त सचिव का होता है, फिनांस सेक्रेटरी का। नहीं, हस्ताक्षर तो है ही, लेकिन वो नहीं लिखा है, प्रतिपादित है, पुराना वाला है। कब का ईयर बताइएगा? नहीं, इस पे बताइए ना। अरे नहीं, सुनिए, ध्यान देंगे क्या हुआ था। अब अच्छा ठीक है, रखिए, अभी हम एक बात बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। कुछ दिन पहले 1994 के बाद भारत सरकार ने 1 रुपए का नोट जारी करना बंद कर दिया था मित्रों। ध्यान देंगे, 1994 के बाद भारत सरकार ने 1 रुपए का नोट जारी करना बंद कर दिया था। आप यदि अभी नोट देखेंगे 1 रुपए का नोट, तो 1994 से लेकर 2003 तक का 1 रुपए का नोट आपको नहीं मिलेगा। फिर एक सरफिरा वकील पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के ये बोला, हमारे ही तरह सरफिरा होगा, सुप्रीम कोर्ट वो भी पहुंचा और पहुंच के बोला कि सर, जब सरकार, भारत सरकार 1 रुपए का नोट जारी नहीं करता है तो आरबीआई अभी नोट जारी क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बात पता चली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चला, अब तो बलंडर कर देगा, ये जान गया है, पूरा देश में बता देगा, समझ में आ जाएगा लोगों को कि हम लोग जो है, भारत सरकार जो है वादा खिलाफी कम कर रही है, अर्थात लीगल तरीके से काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको डांट के तो भगा दिया कि चल यही सब बात लेके आता है तू कुछ भी, लेकिन तुरंत एक लेटर लिखा बंद लिफाफे में और लिख के वित्त मंत्रालय को भेजा, जल्दी जारी करवाओ 1 रुपए का नोट, नहीं तो दोबारा ये पीआईएल लेके आया तो हमें जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, और अभी से पहले जितना नोट जारी हुआ है सबको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए 1994 से 2013 तक कोई 1 रुपए का नोट नहीं छपा है। 1994 के पहले का जो 1 रुपया नोट दिखेगा या 2013 का बाद का दिखेगा, तो तुरंत वित्त मंत्रालय ने 2013 के बाद से 1 रुपए का नोट जारी करना प्रारंभ किया। अर्थात 1 रुपए का नोट क्या करता है? ये अधिकार देता है किसको? आरबीआई को, कि तुम नोट जारी करो, है ना। ये कैसा है? पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह है ये, है ना। 1 रुपए का नोट जारी करके वित्त मंत्रालय कहता है कि ये नोट जारी करने का काम हमारा है, लेकिन हम किसको अधिकृत कर रहे हैं? आरबीआई को, कि अब इसके आगे कौन जारी करेगा? आरबीआई। समझ गए इसको? पावर ऑफ अटॉर्नी है पापा का तबीयत खराब हो जाता तो प्रॉपर्टी किसके पास चला जाता है? बेटा के पास, या जो उसका कोई जो भी दुलारा होगा उसके पास। उसी तरह
है ना। 1 रुपए का नोट लिखिएगा, अगला बात, अगला पॉइंट, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करके वित्त मंत्रालय किसका हिस्सा है मित्रों? भारत सरकार का ना। तो वित्त मंत्रालय के आरबीआई को नोट छापने के लिए अधिकृत करता है। आरबीआई को नोट छापने के लिए अधिकृत करता है। फिर से बोल दें, 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करके आरबीआई को नोट छापने के लिए अधिकृत करता है। पच्चीस पैसे का सिक्का बंद हुआ, अभी उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी उसी को बताने वाले हैं। ठीक है, भारत सरकार, ध्यान देंगे, 1-2 पॉइंट आपको ध्यान देने की बात है, इन्होंने बंद वाला बता दिया तो हम बता देते हैं क्लियर। भारत सरकार या आरबीआई जिस पॉलिसी पे नोट छापता है उसको कहते हैं टोकन सिस्टम, है ना। टोकन सिस्टम बोला जाता है, अर्थात ये कि जो नोट छपने का मूल्य है, जो नोट का मूल्य है जैसे 2, उसको छापने में कम से कम 20 पैसा लगना चाहिए। 20 पैसा से ज्यादा लग रहा है अर्थात आप टोकन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सरकारें जब नोट या सिक्का बंद करती है तो उसके पीछे क्या कारण होता है मित्रों? कि टोकन पॉलिसी फॉलो नहीं होता है। उसके लिए वित्त मंत्रालय एक अध्यादेश जारी करता है और आरबीआई को कहता है आज से तुम इस नोट को नहीं छापोगे। क्यों? क्योंकि तुम मॉनेटरी पॉलिसी के टोकन सिस्टम वाली पॉलिसी को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो वित्त मंत्रालय सजेशन देता है और आरबीआई क्या करता है? बंद कर देता है। नोट की बात करें तो, सिक्का की बात करेंगे तो सिक्का भारत सरकार का पर्सनल मैटर है और वित्त मंत्रालय चाहे तो छापे चाहे तो नहीं छापे। समझ गए? दूसरा बात, 1-2 और बात आप देखेंगे, कभी कभी आपको सुनने को मिला होगा 1978 में 10,000 का नोट छपा था, 5,000 का नोट छपा था। आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो जान लीजिए, 1978 के पहले 10,000 का नोट एक छपा गया था मित्रों। 10,000, 5,000 और 1,000 ये सभी के नोट छपते थे, लेकिन 1978 के बाद इसको बंद कर दिया गया। 1978 के बाद इसको बंद कर दिया गया। फिर दोबारा 2002 के आसपास इस नोट को अनुमति मिली 1,000 के नोट को, लेकिन 10,000 और 5,000 अब भी नहीं छपते हैं। तो ऐसा नहीं कोई बोले कि क्या 10,000 का नोट भारत में छपा नहीं छपा था, लेकिन क्या कर दिया गया 1978 में बंद कर दिया गया, है ना। समझ गए? कारण वही टोकन नहीं, कारण उसके कारण ये था, जानते हैं कारण ये था, एग्जाम्पल बता ही देते हैं, रुक जाइए। एक देश हुआ करता था जिम्बाब्वे, सुन लीजिए, है सुन लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक स्टोरी बता देते हैं। नहीं, मेरा गला ही खराब है इसलिए आवाज ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। एक देश होता है जिम्बाब्वे, वहां का प्रधानमंत्री इतना निरंकुश था, इतना बदमाश था, इतना खतरनाक आदमी था, कहा अभी तक सबसे ज्यादा समय तक रूल करने वाला व्यक्ति रहा है वो, उसको हाँ रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। नाम को अभी इतना डीपली नहीं जाना है, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए स्टोरी। तो रॉबर्ट मुगाबे करके एक प्रधानमंत्री वहां का होता था, राष्ट्राध्यक्ष होता था। वो बड़ा ही चंट और बहुत ही मतलब ठेठ नहीं, बहुत ही ठेठ टाइप का व्यक्ति था। वो क्या करता था, शांत हो जाइए, वो क्या करता था कि जब उसकी सरकार हारने को आती थी तो अपने लोगों को ईवीएम मशीन के बाहर खड़ा करा देता था, बैलेट पेपर, और वो लोग खड़ा होकर ये कहते थे या तो तुम हमारे सरकार पे ठेपा लगाओ या हम लगा दें, बताओ। अर्थात वो निरंकुशता के साथ जीवन जीता था। काफी समय तक उसने उस देश पे शासन किया। यूएनओ भी बहुत हैरान हो गया था। यूएनओ कई बार बोल चुका था कि भाई कुछ तो अपने डेमोक्रेसी का ख्याल रखा करो, लोकतंत्र का ख्याल रखा करो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लास्ट में यूएनओ ने एक एक्शन लिया और कहा कि कोई भी देश इसके साथ व्यापार नहीं करेगा। सभी देशों को मना कर दिया कि अब कोई देश व्यापार नहीं करेगा। जब ये हुआ तो जिम्बाब्वे में बाहर का पैसा आएगा या नहीं आएगा मित्रों? नहीं आएगा। जिम्बाब्वे में बाहर का पैसा नहीं आएगा, बाहर का सामान नहीं आएगा, अर्थात ट्रेड पॉलिसी वहां की क्या होगी? खत्म हो जाएगा। और जब ट्रेड पॉलिसी खत्म हो जाएगी तो सरकार क्या पैसों का नियंत्रण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वहां पैसों का अकाल पड़ने लगा। जब पैसों का अकाल पड़ा तो
मुगाबे से पूछा गया कि भाई क्या किया जाए, वित्त मंत्रालय ने पूछा, उसने कहा ऐसा करो, अभी 10-10 रुपए महंगाई बढ़ता गया। अब क्या था, एक पार्ले जी का बिस्किट, सुपोज करिए एग्जाम्पल, पार्ले जी तो वहां बिकता नहीं है, एक बिस्किट का पैकेट भी कितने का मिलता था, 5,000 का, 10,000 का, लोग भूखमरी से मरने लग गए। तब उस जिम्बाब्वे के जो राष्ट्राध्यक्ष था उसने कहा ऐसा करो, नोट छापो, जितना नोट हो सके उतना छापो और जनता तक पहुंचाओ। ऐसा वक्त आ गया कि नोट छपने लगा, यानी वहां पे 10 करोड़ का भी नोट छपा है, 10 करोड़ का एक नोट छपा है। क्या नोट छापना फाइनेंशियल सिस्टम को बैलेंस करना है मित्रों? बिल्कुल नहीं। आप पढ़ेंगे, इतना डीपली आपको नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा बता दें हम आपको कि नोट छापने के लिए भारत सरकार ने एक पॉलिसी निर्धारित कर रखा है जिसको कहते हैं MSF, अर्थात उसमें यह है कि आज ऐसा है कि सरकार जब नोट छापेगी तो कम से कम 200 करोड़ या आरबीआई के पास रिजर्व होना चाहिए। 200 करोड़ में 115 करोड़ क्या गोल्ड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए मित्रों, 85 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, तभी आप नोट छाप पाएंगे। यदि इससे कम रिजर्व रखते हैं तो आरबीआई नोट जारी नहीं कर सकता है। समझ गए? इस फॉरेक्स मतलब डॉलर, यूरो, दूसरे देश का पैसा, यानी व्यापार कर रहे हैं तो जो पैसा आ रहा है उसको। भारत सरकार का ये नियम है, वहां कोई नियम नहीं था, धीरे धीरे सारा नियम क्या कर गया, क्रैश कर गया, है ना, धीरे धीरे सारा नियम क्रैश कर गया, है ना। आज भी एयरटेल वाले फोन कर दिए, ठीक है। धीरे धीरे ये रूल क्या कर दिया गया, मतलब वहां पे ऐसा कोई रूल रहा नहीं। आप नोट छापिएगा और आपके बाजार में क्या हो जाएगा, पैसा ज्यादा बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, पैसा बढ़ता है तो भी महंगाई बढ़ने लगता है ना। अभी हम देखेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, तो बाजार में पैसा बढ़ गया लेकिन वस्तु तो था नहीं, अब लोगों के पास पैसा चला जाएगा तो लोग काम करना पसंद या नहीं करेंगे, और जो काम करेगा वो बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगा। तो ऐसा दिन आ गया कि 10 करोड़ के एक नोट से एक ब्रेड का पॉकेट मिलता था वहां पे। बाद में यूनियन ने इंटरवीन किया, सभी बड़े बड़े एजेंसियों ने कहा कि भाई ये देश तो खत्म हो जाएगा, तब जाके लास्ट में 35 साल बाद उसकी सरकार गिरी, तब उसको संभलते संभलते अभी तक वो गरीब है, अभी भी नहीं संभल चुका है। एक हादसा ऐसा हुआ इसलिए। अब इसको देख के हम सब ने सीख लिया, अर्थात जो बड़ा नोट है वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है मित्रों, घातक है, खतरनाक है, अच्छा बात नहीं है। इसीलिए हमने 1978 में 10,000, 5,000 और 1,000 के नोट को बैन कर दिया था, लेकिन बाद में महंगाई दर बढ़ने के कारण 1,000 नोट की अनुमति मिल गई थी, है ना। समझ गए नोट क्यों बंद किया गया, नोट छोटा क्यों होता है, पहला बात। दूसरा बात कि अभी मोदी जी ने 2000 का जो नोट बंद किया है, क्या बोले उन्होंने कि नोट क्लीनिंग स्कीम है, हम नोटों का सफाया कर रहे हैं, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब झूठ बात है। नोटों का सफाया उफाया एक प्रोपोगेंडा है। सही बात यह है कि इनको 2000 का नोट जारी ही नहीं करना चाहिए। जब आप पुराने समय देखते हैं कि इतना बड़ा जितना नोट जारी करिएगा इकोनॉमी के लिए उतना ही क्या है, खतरनाक है। तो क्या आपके पास उस वक्त समझ नहीं थी? मोदी जी को यह एहसास हो गया था कि ये हमने गलत काम कर दिया है, और भविष्य में यदि इससे हमारे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, किसके नाम चढ़ेगा ये? मोदी जी के नाम की 2000 का नोट किसने जारी किया है? मोदी जी ने। मोदी जी बहुत चालाक हैं, उनको पता है कि सत्ता हमारा इधर उधर हो सकता है, पहले ही नोट को बंद कर दें ताकि कोई दिक्कत ना आए। समझ गए? इसीलिए ये नोट बंद कर दिए, स्कीम इधर उधर ला दिए। ठीक, नोट से समस्या अब नहीं है आपको, समझ गए? नोट से संबंधित सभी बातें। ई-रुपया एक डिजिटल ट्रांजैक्शन है। चलिए ये भी बताते हैं। आप लोग हाल ही फिलहाल एक बात देखे होंगे, अभी अभी अराउंड एक हफ्ते पहले न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा केस आया है जिसमें बिटकॉइन से रिलेटेड कई बिटकॉइन की तरह की एजेंसियां बिटकॉइन की तरह काम कर रही हैं। वो क्या करती हैं कि आपको अथॉरिटी दे देती हैं कि आप ये पैसा है, लेकिन आपको वो पैसा कैसा दिखता नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर पे है, यानी वो सिर्फ अधिकृत है लेकिन वो पैसा नहीं है। क्या मॉनेटरी पॉलिसी इसकी अनुमति देता है? देखिए, मॉनेटरी से स्टार्टिंग उसका नाम क्या है, मौद्रिक नीति, सिर्फ मुद्रा की बात कर रहा है, वो जो दिख रहा है। तो ये बहुत आगे का चीज है। सरकारें कह रही हैं कि भाई ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमने ना तो ऐसी कोई पॉलिसी लाया है और ना ही हम इसको जानते हैं। इसलिए ई-रुपये का लगभग सभी देश क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एक देश है पहला स्वीडन, जिसने अपने यहाँ ई-रुपये की सबसे पहले अनुमति दिया है मित्रों, है ना। स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले ई-रुपये की अनुमति दिया है। ई-रुपये एक ऐसा माध्यम है जो फिजिकल तौर पे नहीं बल्कि एक कंप्यूटर के तौर पे, डिजिटल तौर पे एक दूसरे को
ट्रांसफर किया जाता है। समझ गए? अब देखिए, आप एक और क्वेश्चन यहां से आपके दिमाग में बन सकता है कि सर ये शेयर मार्केटिंग भी तो इसी तरह होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, बना नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं शेयर मार्केटिंग होता है वही बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, रुपया सब एक ही तरह का फॉर्म है। ठीक है, सुन लीजिएगा, शेयर मार्केट होता है, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में यदि आप जानते होंगे तो एक आईपीओ होता है। क्या आप जानते हैं आईपीओ को? तो आईपीओ जो होता है वो बॉन्ड जारी किया जाता है जमीन के आधार पे या प्रॉपर्टी के आधार पे, इसलिए शेयर मार्केट को आप पूरा ई रुपए के तौर पे नहीं देख सकते हैं। समझ गए? शेयर मार्केटिंग इस दायरे से बाहर आएगा। इसके लिए आरबीआई ने पॉलिसी बना रखा है। आरबीआई का सेंसेक्स पॉलिसी है, आरबीआई का निफ्टी पॉलिसी है। तो आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए पहले ही सेबी को काम दे चुकी है कि भाई सेबी तुम इन दोनों को देखना। लेकिन ई रुपया जैसे काम या बैंक करप्ट करके कई चीजें, बिटकॉइन हो गया और क्रिप्टो कॉइन हो गया, इन सब के बारे में अभी तक हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम इसका देखरेख कर सके, है ना। तो इसलिए हम उसको उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। और भी अमेरिका में अभी एक बहुत भयंकर केस चल रहा है, वहां के सुप्रीम कोर्ट में। वहां का एक बैंक है जो हाल फिलहाल कुछ 2-3 महीना पहले दिवालिया घोषित हो गया है। यदि आप जान रहे होंगे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यही सब कारण था। इसके पीछे रीजन ये था कि वो बैंक सरकार को बिना बताए, बिना किसी पॉलिसी के बहुत ज्यादा बिटकॉइन पे, क्रिप्टो कॉइन पे इन्वेस्ट कर चुका था। एकाएक बिटकॉइन और क्रिप्टो कॉइन जैसे ही नीचे गया, वो बैंक क्या हो गया? दिवालिया हो गया। दिवालिया होने के बाद जितने लोग उसमें पैसा लगाए थे, उसमें इंडियन लोग भी थे, इंडियन 112 लोग उसमें पैसा लगाए थे। सभी लोगों ने क्या किया? अपना पैसा खींच लिया। सरकार का स्थिति वहां खराब हो गया था 2-3 महीना पहले, फिर जैसे तैसे करके सरकार ने वहां मैनेज किया है ना। तो अभी ई रुपया जैसा चीज हमारे मार्केट के लिए ठीक नहीं है, हम इतना मैच्योर नहीं है। हाँ, भविष्य में आरबीआई ने कोई नया पॉलिसी बनाया या नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो इसका देखरेख करेगा तो ई रुपया चल सकता है। क्या लागू किया गया है? बस सरकार ने क्या किया है? लागू। देखिए, अभी आप देखेंगे तो लागू तो मान लीजिए अंबेडकर जी के नाम पर 400 का नोट जारी हो जाता है, 4000 का नोट जारी हो जाता है। लागू जो नोट होता है वो स्मृतियों के लिए है। जब तक वो प्रचलन में नहीं आएगा वो आरबीआई की मुद्रा में नहीं माना जाएगा। आप अभी हाल ही फिलहाल देखे होंगे, वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मोदी जी ने 5000 का नोट जारी किया। क्या वो नोट आरबीआई के अंडर में आएगा मित्रों? नहीं आएगा। वो किस चीज के लिए होता है? वो सिर्फ स्मृतियों के लिए होता है। बोलिए, वो स्मृतियों के लिए होता है। जब तक जो नोट हमने बताया 2 रुपए से 500 तक, यही किसके चलन में है? आरबीआई के चलन में है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो सिर्फ इसी नोटों के चलन को माना जाएगा। यदि आप 4000 रुपया बाजार में लेके रुपया जाएंगे तो कोई दुकानदार ले लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा ना। जब तक नहीं लेगा तब तक वो प्रचलन में नहीं है। चलिए, बताएंगे 3 बार रुपयों का डिवैल्यूएशन हुआ है, अनुमूलन हुआ है। अभी आगे उस पर बात करेंगे, पहले रुपया तो जान ले क्या होता है। 1978 के पहले सुनिए ना, हम बता दे रहे हैं। स्टार्ट हुआ तब जब इंदिरा जी आई थी। ठीक है, इंदिरा जी की परिस्थिति खराब होने लग गई मार्केट की, तो इंदिरा जी ने धीरे से स्टार्ट जारी करवा दिया था, डेटा नहीं बताया था। बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, उसने कहा भाई ये तो अपनी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, पहले आरबीआई को निर्देश दिया बंद करो इसको, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, इसीलिए बंद करवा दिया गया था। और उसी में 1000 रुपए का भी गलती से हो गया था। गलती से क्या था? सही पॉलिसी था। अब आइए अगला हम लोग क्या जान रहे थे? पहला काम जान गए, नोटों का जारी करना। अच्छा, मिंट जानते हैं? टकसाल सिक्का कौन जारी करता है? तो एक पॉइंट लिख लेंगे। भारत में 4 जगह सिक्का जारी किया जाता है। भारत में 4 जगह यह सिक्का जारी किया जाता है। यह सिक्का छपता है तो इसको बोल ही नहीं सकते, सिक्का बनता है बोल दीजिए। 4 जगह। आप यदि सिक्के के पीछे देखेंगे तो चिन्ह होता है, जो ईयर लिखा होगा उसके नीचे या तो डॉट होगा या स्टार होगा या कुछ नहीं होगा या 2 डॉट होगा। ध्यान दिए हैं कभी? सिक्के, भारत में सिक्के 4 जगह बनते हैं या जारी किए जाते हैं। लिखिए कहां कहां मित्रों? पहला नोएडा, 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 ये लोग मत। दूसरा मुंबई,
नोएडा, मुंबई, हम लिख दे रहे हैं सर, आप परेशान ना होइए। हैदराबाद दिख गया। आप लोग आज बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद था कि आप लोग भीड़ करके हल्ला करेंगे, लेकिन आप लोग शांत हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मतलब आप लोग तारीफ कर दिए तो आप लोग चढ़ गए, शांत रहिए मत। सॉरी बोलिए। 4 जगह सिक्के जारी किए जाते हैं, मुख्य रूप से आपको यही जानना है मित्रों। 3-4 क्वेश्चन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। नोट जारी किया जाता है आरबीआई द्वारा, भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, और डी में दे देगा इनमें से दोनों के द्वारा। तो आपको क्या मारना है, नोट आरबीआई ही जारी करेगा। 1 रुपए के नोट को नोट में ज्यादा काउंट करने की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी कौन जारी करता है मित्रों, इसलिए उसका आंसर क्या होगा, आरबीआई होगा। दूसरा बात ये पूछा जाएगा, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो क्या बताएंगे, वित्त मंत्रालय, आरबीआई किसके पास, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, वित्त मंत्रालय के पास है। वित्त मंत्रालय ने किसको अधिकृत किया है मित्रों, आरबीआई को। ध्यान देना है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के आपके सामने आएगा, है ना। नहीं कभी नहीं रहेगा, दोनों ऑप्शन में कैसे रह जाएगा, मजाक थोड़ी है, दोनों रहेगा। लेकिन आप अधिकार, हम बता तो रहे हैं आपको, अधिकार में सिर्फ किसका है, वित्त मंत्रालय का है। सपोज करिए प्रॉपर्टी पे अधिकार किसका रहता है, बाप का। बेटा जो अपने से खरीदता है उसी का ना रहता है जी, जो बेटा खरीदेगा वो रहेगा, है ना। आरबीआई की औकात नहीं है कि वो नोट बना सके और उसका कुछ वो बना सके। बेटे के आज के डेट में बेटे को इतनी औकात है, बाप से ज्यादा प्रॉपर्टी बना ले, शायद और शायद कोई 1-2 होता है, नहीं तो नहीं होता है। अर्थात अधिकार किसका होता है, बाप का। जब बाप मर जाता है तो बेटे को ट्रांसफर कर देता है, तो यहाँ ना बाप मरेगा ना बेटा मरेगा, तो अधिकार हमेशा किसके पास रहेगा, बाप के पास, अर्थात वित्त मंत्रालय के पास, है ना। हाँ से बोलिए, सिक्का भी वित्त मंत्रालय। 2 रुपए के नीचे जो भी जारी होगा कौन करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी बता चुका हूं, सिक्का हो गया। अब क्या आ जाएगा, क्या ट्रेड पॉलिसी बता चुका हूं, ये सारा बता चुका हूं, आरबीआई। अब आइए 2 चीज, नहीं आवाज आ रहा है आपके पास, प्लानिंग नीति आयोग हो थोड़ा मोड़ा बता देंगे। और बताइए आप लोग के ग्रुप में, सुनिए आप लोग के ग्रुप में एक पीडीएफ अभी मैं भेज देता हूं, भिजवा देता हूं कुछ देर में, एक प्लानिंग का, जो प्लानिंग समझते हैं योजना आयोग का, मोटा मोटा मैं उसके बारे में बता दूंगा। आप उसको पढ़ लेंगे उस पीडीएफ को, 1 पेज का पीडीएफ है, हो सकता है 1 क्वेश्चन वहां से आ जाए, 1 पेज ही है, 1 से 1.5 पेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे उसको, वो प्लानिंग वाला काम हो जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से हमें बोला गया है आपके बैच को आज खत्म कर देना है ना। हमारे सिलेबस को सुनिए, बता दें। अरे शांत हो जाइए, एक बार बात कर लेंगे, एक क्लास और लेने का प्रयास करेंगे। शांत रहिए, शांत रहिए आप लोग। क्या कुछ लोग नहीं कह रहा है, चलिए तो क्या कह रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बताए थे कल, वो तो बताएंगे, उसी की तरफ जाना है। उसके पहले कुछ छूट रहा है या नहीं ये देख रहा हूं मैं। CRR तो बढ़िया से बताना है, बोलिए क्या, जोर से बोलिए, जोर। क्या जी आप लोग का तारीफ किए तो आप लोग हल्ले करने लग गए। हाँ बोलिए। अरे वो सबका साइन है। नोएडा का जो सिक्का छपा होगा उस पर 1 डॉट होता है, कोलकाता का जो सिक्का छपा होगा उस पर 2 डॉट होता है, बंगाल का मतलब कोलकाता तो हो गया, उसके अलावा हैदराबाद पे कोई, उस पर कोई सीन नहीं होता है, मुंबई वाले पे स्टार होता है
है ना। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि 2 रुपए का नोट छपना बंद हो चुका है। 2 रुपए का नोट अब नहीं छप रहा है मित्रों, पता है आपको, क्योंकि वो टोकन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है। बाजार में जब तक दिख रहा है तब तक दिख रहा है, जैसे ही खत्म होगा दोबारा नहीं आपको दिखेगा, समझ गए। चलिए, हाँ सिक्का चल रहा है, लेकिन आप एक और बात देखे होंगे, टोकन पॉलिसी जो मैंने बताया है, 2 रुपए का सिक्का छोटा हो गया है। आपको याद है अभी हाल ही फिलहाल एक केस हुआ था जिसमें चांदनी चौक का एक बंदा पकड़ा गया था। 1 रुपए का जो सिक्का नया आया था उसको क्या करता था, ब्लेड की कंपनियों को बेच देता था। 1 रुपए का सिक्का को ब्लेड की कंपनियां 1 रुपए 25 पैसे में ले लेती थी। आप जानते हैं इसके बारे में? पूछेगा नहीं, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे ये हाँ? अरे बाद में। अच्छा एक सुनिए, एक बात और सुनिए, मैंने आपको बताया था, शांत रहिए, मैंने आपको बताया था कि बाजार में मौद्रिक नीति में क्या किया जाता है, मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है। मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ हथकंडे अपनाती है, जिसको क्या कहते हैं मित्रों, देखेंगे आरआर लिखिएगा, सरकार या आरबीआई लिखिए, आरबीआई, 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 आरबीआई मुद्रा को नियंत्रण करने, बाजार में मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए, आरबीआई बाजार में मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए आपका सर खराब है, मेरा आवाज खराब हो गया, बताइए। सुनिए, डिस्टर्ब करते हैं। आरबीआई बाजार में मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए कुछ हथकंडे अपनाती है, कुछ हथकंडे अपनाती है। हाँ लिख दीजिए, हाँ हथकंडे लिखिए, कोई कह सकते हैं। अरे एक ही बात है, शब्दों, ये शब्द जो मैं शब्द बोल रहा हूं वो शब्द आप लिख सकते हैं। कुछ हथकंडे अपनाती है, जैसे जैसे लिखेंगे नीचे, जैसे लिखेंगे, हम शब्दों का पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, सब बताएंगे क्या है, एक एक को बताएंगे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, IPS प्लान बताइए ना सर। नोट जारी करने का अधिकार किसको होता है, प्लीज बताइए। क्लियर, मन्नू जी बताए थे, नोट जारी करने का अधिकार किसको। तीसरा लिखेंगे, ये नहीं सुने होंगे आप, LAF, LAF लिखे, बताएंगे फुल फॉर्म जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो। लिक्विडिटी एम्पलीफायर होता है, बता देंगे आपको, ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF लिख लिए। इसके बाद लिखेंगे SLR, SLR शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, SLR, SLR हो गया। चौथा लिखिएगा OMO, SLR और OMO, OMO, ठीक है। CRR नहीं लिखे क्या, CRR भी लिखवा देंगे। उसके नीचे लिखिएगा CRR, CRR कैसे, CRR लिख लीजिए, फुल फॉर्म हम बताएंगे सबका। इन ये चीजें जानना जरूरी है, इससे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सभी चीजें, ये सारे पॉइंट्स एक एक को सीखना है। क्या आप सबने लिख लिया है? तो बैंक रेट को हेडिंग देंगे, बैंक रेट, कोई है स्टाफ, बैंक रेट हेडिंग देंगे। है ना। चलिए बताएंगे बैंक रेट क्या होता है। सुनिए, पैसा जारी करने का काम किसका है मित्रों? आरबीआई को।
क्या आरबीआई बाजार में आके पैसा जारी करता है? पैसा किसको देता है मित्रों? आरबीआई पैसा किसको देता है? बैंक को। और बैंक क्या करता है? हम लोगों को देता है ना? यानी बैंक किसको देता है? हाँ, पब्लिक इज द राइट वर्ड। चलिए सुनिएगा, ध्यान से देखेंगे इसको। आरबीआई जारी किया और काम किसको दे दिया? ये देख रहा है, बैंक नहीं ठल्ला पड़ा हुआ, इसका कोई काम नहीं है, एक नया काम मिल गया। क्या? पैसा जारी करना। आरबीआई ने क्या दे दिया इसको काम? पैसा जारी करने के लिए पैसा दे दिया इसको, और इसको बोला कि तुम बाजार में पैसा उतारो। अर्थात बैंक लोन देगा, कई तरह से पैसा देता है। तो बैंक जिस भी तरह से पैसा किसको देता है? ये लोगों को देता है ना? तो बैंक यदि इसको पैसा दे, आरबीआई बैंक को पैसा देगा तो बैंक से कुछ लेगा। क्या लेगा? कि तुम हमें कुछ इंटरेस्ट दोगे, उसको क्या बोला जाएगा? बैंक रेट। बैंक रेट उसी को बोलते हैं बैंक रेट। उसी को क्या बोलते हैं मित्रों? बैंक रेट। लिख लीजिए इसको, ऐसे साइन बनाइए, ऐसे ही साइन बनाइए ताकि आपको जीवन में याद रहे। लिखवा देंगे, साइन ऐसा बना लीजिए, हम इसको भाषा में लिखवाएंगे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से पैसा जारी करता है। ये किसको देता है? बैंक को। और बैंक को कहता है कि तुम कहां, तुम जाके बाजार में उतारोगे इन पैसों को, पब्लिक को दोगे, है ना? तो ये एक साइकिल है, ये मूल रूप से ये साइकिल है। और इसमें क्या काम करता है? आरबीआई बैंक को पैसा देता है और बैंक इसके बदले क्या देता है मित्रों? बैंक रेट। समझ गए? बीआर इसको बोलते हैं। बीआर बैंक रेट। चलिए लिखिएगा इसके बारे में, लिखिएगा इसके बारे में। बैंक एक ब्याज दर है, बैंक रेट एक ब्याज दर है। एक ब्याज दर है जो बैंक द्वारा आरबीआई को भुगतान किया जाता है। जो बैंक द्वारा आरबीआई को भुगतान किया जाता है। कोई स्टाफ है क्या पीछे? जरा आवाज लगा दीजिए, आवाज लगा दीजिएगा, बोल दीजिएगा आने के लिए। ठीक है, आप लोग इधर देखिए। तो क्या किया जाता है? कौन पेड करता है मित्रों? बैंक किसको देता है? आरबीआई को। ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट। रेपो रेट नहीं, नीचे देखिए, रेपो रेट ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा समझना है, ये टफ है मित्रों। क्या हो गया? रेपो रेट। इस साइकिल को समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। पूरा बाजार यही निर्धारित होता है, इसको बोलते हैं रेपो रेट। पहले एक स्टोरी सुन लेंगे। एक बाप है और इसके 4 बेटे हैं मित्रों। 4 बेटे हैं, 1 2 3 4, है ना? और बाप ने क्या किया? सभी बेटों को इनके औकात के हिसाब से पैसा दे दिया। जो जैसे हमारे पापा 50,000 कमाते हैं तो किस बेटे को कितना देना है उसी के हिसाब से देते हैं। बड़े वाले को थोड़ा 5,000 पॉकेट खर्चा, उससे छोटे वाले को 4,000, उससे छोटे वाले को 3,000, उससे छोटे वाले को 1,000। ऐसा होता है ना जी घर में, जिसको जैसी जरूरत होती है। तो ये अच्छा ठीक है, जो भी है आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, नहीं तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। सुनिएगा मित्रों, ये है आरबीआई। आरबीआई जब पैसा जारी करता है तो सबको उनके औकात के हिसाब से सभी बैंकों को दे देता है पैसा। लेकिन इसी में कोई बेटा चालाक और तेज होता है, वो बेटा कहता है, मान लीजिए दूसरा ये बोलने लग गया कि पापा ऐसा है, आपने हमको 4,000 जो रुपए दिए हैं, 4,000 से काम नहीं चलने वाला है, हमको बिजनेस करना है, हमको बिजनेस करना है, आप हमें 4,000 से ज्यादा दे दो। बाप कहता है, यानी आरबीआई कहता है कि सुनो, तुम्हारे निकम्मापंथी को देखते हुए हमें तुम पे विश्वास नहीं है कि तुमको हम इससे ज्यादा पैसा दें। तो बाप कहता है कि सुनो,
हमें कुछ अधिकार दिखाओ कि तुम्हारी औकात क्या है ताकि हम तुमको ज्यादा पैसा दें। तो वो बेटा क्या करता है, अपने बिजनेस का पेपर यानी सिक्योरिटी पेपर लाके किसको दिखाता है, बाप को, अर्थात को उस ज्यादा पैसा के लिए चला जाता है अपने बाप के पास, कहता है ये रहा हमारे दुकान का पेपर, हमें दुकान को बढ़ाना है, ये हमारा पेपर रख लो दुकान को, लेकिन पैसा हमें ज्यादा दे दो। तो यही बाप उसका सिक्योरिटी बॉन्ड रख लेता है और फिर उसको पैसा एक्स्ट्रा देता है। समझ गए? जो पैसा एक्स्ट्रा दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, रेपो रेट। उसी को क्या कहते हैं मित्रों, रेपो रेट, है ना। अभी समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? दोबारा बताएं? अच्छा दोबारा भी बता देते हैं, रुक जाइए। हाँ, बॉन्ड के बाद लिखवाऊंगा मैं, लेकिन एग्जाम्पल, पानी को ग्लास में डालिए, ये गर्म पानी है मंगवाए हैं, ठीक है। पहले एक ऐसा याद करने के लिए साइन बनाएंगे हम, उसके बाद लिखवा के फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको याद रहे। ऐसा साइन अपने भाषा में बना लेंगे, है ना। क्या आवाज कर रहे हैं आप लोग? रेपो रेट किस लिए दिया जाता है मित्रों? बेटा बाप से अधिक पैसा मांगता है। बैंक रेट क्या था, बाप ने सबको बराबर बराबर हिस्सों में दिया, वो क्या हो जाएगा, तो बैंक रेट। लेकिन जब रेपो रेट की बात आ गई तो बेटों ने कहा कि हमको इतना पैसा से काम नहीं चलेगा, हमें और ज्यादा पैसा चाहिए। तो बाप ने क्या कहा, ज्यादा पैसा के लिए तुम्हें पहले तो सिक्योरिटी दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी औकात हमारे देखने में लग नहीं रही है कि इससे ज्यादा दूं। तो सिक्योरिटी बॉन्ड बाप लेता है, उसके बाद क्या देता है, तब अगला पैसा देता है, और उस पैसे के बदले जो इंटरेस्ट लेता है वो क्या होता है, रेपो रेट। समझ गए अब? नहीं सर, लिखवाएंगे हम, ऐसे बना। अच्छा रुकिए, अच्छा रुकिए। इंटरेस्ट होता है सर, इंटरेस्ट होता है, बता तो रहे हैं। देखिए ऐसे देखेंगे, जो बैंक आरबीआई से मांगेगा, जो अपना सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करेगा आरबीआई के पास, उसी को ज्यादा पैसा दिया जाता है। सब बताएंगे, सब बताएंगे। पहले इसको तो समझिए, रेपो रेट को। आप एक स्टेप आगे कहां चल रहे हैं, लिख लीजिएगा इसको, पहले इसको लिखिए, उसके बाद फिर एक एग्जांपल देते हैं। थैंक यू। लिखिए, रेपो रेट एक ब्याज दर है। रेपो रेट एक ब्याज दर है रेपो रेट एक ब्याज दर है जो बैंक द्वारा आरबीआई को भुगतान किया जाता है। जो बैंक द्वारा आरबीआई को भुगतान किया जाता है, लेकिन यह बैंक के एक्स्ट्रा डिमांड पर दिया जाता है। यह बैंक के एक्स्ट्रा डिमांड पर दिया जाता है। यह बैंक के एक्स्ट्रा डिमांड पर दिया जाता है। हो गया? हाँ, अधिक होगा। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद एक लाइन और लिखिएगा। इसमें आरबीआई बैंक से बॉन्ड लेती है। आरबीआई बैंक से बॉन्ड लेती है। हाँ, इसमें आरबीआई बैंक से बॉन्ड लेती है। सिक्योरिटी, दुकान का पेपर बेटे का बताया तो था एग्जाम्पल में। क्या एग्जाम्पल एक और मैं बताऊं या समझ गए हैं आप लोग? समझ गए हैं? एक बात और जान लीजिए। क्या? नहीं, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। शॉर्ट टर्म के अगला एक पॉइंट और लिखेंगे। हाँ, रेपो रेट को नीचे पॉइंट देंगे। रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहते हैं। रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहते हैं।
रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहते हैं तथा यह शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है तथा यह शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, छोटी अवधि के लिए लिया जाता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे 91 दिन 91 डेज तथा यह छोटी अवधि के लिए लिया जाता है। ब्रैकेट में लिख देंगे 91 दिन क्या, सॉरी जोर से बोलिए। बिल्कुल अलग होगा भाई, बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल माइनर फर्क होता है। बैंक रेट और रेपो रेट में अलग अंतर होगा, चाहे थोड़ा ही अंतर हो लेकिन जरूर होगा, है ना। बैंक इसके बदले क्या देता है, बैंक क्या इस टर्म को समझ रहे हैं आप, इस साइन को समझ रहे हैं या नहीं। बैंक ने क्या किया है, आरबीआई ने क्या किया, बैंक को एक्स्ट्रा पैसा दिया उसके अधिकार से ज्यादा, उसके बदले बैंक ने आरबीआई को क्या दिया, बॉन्ड दिया इधर से, और इधर से फिर क्या दे रहा है, रेपो रेट। हाँ नहीं, वो तो बैंक रेट कर चुका हूं मैं, पूरा मनी पर बैंक रेट देगा, एक्स्ट्रा मनी पर रेपो रेट देगा, बता चुका हूं मैं पूरा उसके बारे में, बैंक रेट के बारे में। आप तो बस ध्यान से सीखिए ना, आपको सब आ जाएगा समझ में। लिख दिया था, इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, बाजार पे सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव होता है, वो कौन सा है, रेपो रेट। रेपो रेट ही बाजार के सभी प्रचलन को तय करता है। यदि बाजार में पैसा ज्यादा बढ़ जाता है तो सरकार क्या कर देती है, रेपो रेट को कम करती है या ज्यादा करती है, घटा देती है। रेपो रेट सरकार घटा देगी तो बैंक क्या करेगा, रेपो रेट घटाएगी तो बैंक क्या करेगा, सरकार से पैसा ज्यादा लेगा। सॉरी, यदि बाजार में पैसा बढ़ जाएगा तो बैंकों को पैसा लेना होता है ना, तो पैसा बैंकों को पैसा लेना होता है, तो सरकार क्या करता है कि यदि रेपो रेट घटाएगा तो बैंक क्या करेगा कि अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, बैंक यदि रेपो रेट घटाएगा तो इंटरेस्ट रेट बैंक घटा देगा, और बैंक यदि रेपो रेट बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट रेट घटा देगा। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट यदि बैंक बढ़ाएगा तो लोग क्या करेंगे, जमा करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। यदि आपको एफडी पे 8% मिलता है, कल 10% मिलने लग जाए तो आप पैसा कहां जमा करिएगा, ले जाके बैंक में। इसीलिए सरकार ऐसा हथकंडे अपनाती है, बाजार के पैसों को कम करना है, रेपो रेट कम कर देगी। जैसे ही रेपो रेट कम कर देगी, बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट कम करेगा, देने वाला, लोन देने वाला इंटरेस्ट रेट कम करेगा, और जो लोन लेने वाला होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जिसके कारण लोग क्या करेगा, बैंक में पैसा जमा करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए। अभी ट्रिपल आर समझ लेंगे, रिवर्स रेपो रेट तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हो गया, आगे देखेंगे रिवर्स रेपो रेट अगला है, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट लिख लीजिएगा। रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर मूवी नहीं मित्रों, ये बैंक का टर्म है ना। रिवर्स रेपो रेट आरआर मूवी नहीं है भाई। इसको इतना, हाँ ये स्टाफ से बोलिए, हम थोड़ी बंद करेंगे। हाँ क्या इंडिया, हाँ हाँ हाँ, अच्छा आइएगा देखेंगे इसको, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अभी तक आपने देखा है, एक बाप अपने बेटे को पैसा दे रहा था, कभी उसके हक के बराबर दिया तो कभी क्या दिया, उसने एक्स्ट्रा मांगा तो उससे ज्यादा दिया। अब इसमें बेटा बहुत ज्यादा कमा के अमीर हो जाता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। अब बेटा कहता है कि तुम चाहो तो हमारे पैसा को रख लो। समझ गए, समझ लेंगे। अब इसमें पैसा कौन देगा मित्रों, बैंक देगा। किसको, आरबीआई को। बेटा देगा बाप को रखने के लिए, रख लो और इसके बदले तुम हमें क्या दोगे, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट।
यानी ये बैंक है, ये बेटा है, ये कमा के इसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, 100 करोड़, है ना, 100 करोड़। इसने कहा कि मार्केट में मेरा काम 50 करोड़ से चल जाता है, तो 50 करोड़ ये किसको दे देगा? किसको? आरबीआई को, बाप को, है ना। अब बाप इसके बदले कुछ तो देगा, तो उस 50 करोड़ के बदले ये 50 करोड़ मनी इसको दिया, इसके बदले बाप क्या देगा? इंटरेस्ट जो देगा, उसी को क्या कहते हैं मित्रों? ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। लिख लेंगे जरा, क्या आप ये समझ में आ रहा है? बस समझते रहिए, आपको सब आ जाएगा। जाइए विवेक बाबू, लाइट वाइट बंद करने के लिए कह रहा है लोग, देख लीजिए। वही बात है, बेटा बाप बेटा से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, उसी क्या? अरे वो लोन का कॉन्सेप्ट तो कैसा भी पैसा दिया जा रहा है ना, आपको समझाने के लिए कुछ तो आप मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स जानते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, सभी लोगों को दिमाग में बैठाने के लिए कोई कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए ये बाप बेटा हम लेके आए हैं। आप इस पे क्लेम मत करिए कि हम बाप बेटा क्यों बोल रहे हैं। हाँ चलिए, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ना जी आप लोगों को? मूल मकसद हमको क्या है? कॉन्सेप्ट को समझाना है, आपके दिमाग में याद रह जाए, ठीक है। इसके बारे में भी लिखेंगे आप लोग, लिख लीजिए। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी एक ब्याज दर है। रिवर्स रेपो रेट भी एक ब्याज दर है। ब्याज दर है। अरे हल्ला मत करिए आप लोग, 2:54 हो गया, हल्ला मत करिए आप लोग। ब्याज दर है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाता है, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाता है। उल्टा है मित्रों, उल्टा है इसमें। आरबीआई बैंक को देता है, बैंकों द्वारा आरबीआई को नहीं दिया जाएगा, आरबीआई बैंकों को देगा, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाता है। लिख लीजिएगा। हाँ, क्या समझ गए? इस साइन को नहीं समझ रहे हैं, मैंने ये तीर किधर लगाया है, ठीक है। आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्यों हल्ला कर रहे हैं? चलिए आगे देखेंगे, एक पॉइंट और सीख लेंगे, शांत रहेंगे। सरकार, शांत रहिए आप, हल्ला मत करिए आप लोग। अरे हल्ला मत करिए आप लोग, ठीक है। अंकुश जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हल्ला मत करिए आप लोग। इधर आइए, एक और टर्म सरकार यूज करती है जो आप लोग आज तक नहीं जानते होंगे, LAF, जिसको बोला जाता है जब सरकार बाजार में पैसा बढ़ जाए या घट जाए, दोनों को मेंटेन करने के लिए RR और RRR दोनों को मैनेज करती है, इसको कहा जाता है LAF। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, पहले लिख लीजिए ये वाला बात, उसके बाद मैं बताता हूं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बता रहे हैं, रुकिए। हिंदी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, तरलता एडजस्टमेंट फैसिलिटी लिख लीजिएगा। तरलता एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एडजस्टमेंट तो हिंदी में समझ ही जाइएगा ना। वैसे जो आपके एग्जाम में भी आएगा तो LAF लिखा हुआ आएगा, है ना?
नहीं नहीं, यही आएगा, इतना हिंदी नहीं आएगा, एडजस्टमेंट फैसिलिटी ही लिखा जाएगा। इसको जितना हिंदी सर दीपक कुमार मंडल हिंदी तो हाँ हिंदी में भी लिखिएगा, तरलता एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऐसे लिख लीजिएगा। वैसे मुख्य रूप से आपके एग्जाम में जब आएगा तो उसका फुल फॉर्म नहीं लिखा रहेगा, LAF लिखा रहेगा। LAF निम्न में से क्या है? RR प्लस RRR, RR प्लस SLR, RR प्लस BR। तो आपको देख लेना है क्या होता है RR प्लस RRR, बस इसी बात का ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप UPSC नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है? BPSC में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो गया? रिवर्स रेपो रेट बता चुके हैं। चलिए रिवर्स रेपो रेट दोबारा बता देते हैं। सुनिए, जब बैंक ज्यादा कमा लेता है तो बैंक ज्यादा कमाने के बाद सोचता है मार्केट में पैसा नहीं देके हम किसको दे दें? RBI को दे दे। तो RBI को जब देता है, RBI उस पैसे को ले लेता है और लेने के बाद उस पैसे के बदले जो ब्याज देगा वही क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। अर्थात ऐसे समझ लेंगे, बेटा बहुत ज्यादा अमीर हो जाए तो वो पैसा ले जाके किसको देता है? ज्यादा पैसा होने के बाद अपने बाप को देता है। उसके पास बहुत सारे बिजनेस हैं, यानी RBI के पास बहुत सारे बिजनेस है। उस बेटे से पैसा लेके यानी बैंक से पैसा लेके वो कई बिजनेसों में इन्वेस्ट करता है और उसके बदले जो बेटा पैसा दिया रहता है उस पैसे के बदले क्या देता है? इंटरेस्ट। उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? RRR, रिवर्स रेपो रेट। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए, ये LAF समझ में आ गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब आइए एक पॉइंट और जानना है। सुनिए, जब सरकार ये दोनों क्रिया एक साथ करती है बाजार में मुद्रा बहाव को नियंत्रण करने के लिए, उसको कहा जाता है LAF। कुछ दिन पहले कोरोना के आसपास सरकार ने RR और RRR दोनों पे एक साथ नियंत्रण करने का प्रभाव की कोशिश किया था। इसी समय ये वर्ड जो था देखने को मिला था, इसीलिए मैंने बता दिया है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। सरकार क्या कर रही है? LAF कर रही है, बाजार के तरलता को मैनेज कर रही है। RR और RRR किसी को घटाती है, किसी को बढ़ाती है अपने जरूरत के हिसाब से, उसी को कहा जाता है LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है? अब कितना स्लो करें जी? ऐसा समझ लीजिए, ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, उसी को कहते हैं LAF। बस आइए अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक लिखेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरत है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR, हाँ सब लिखवाएंगे, पहले CRR समझ लीजिए, बैंक समझ रहे हैं इसी लगे हाथ। कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद अगला बताएंगे। अरे जस्ट लाइक क्या ही कहें, पीछे वाले लोग, पीछे वाले मोहल्ले को समझ में आ रहा है ना? हैं? पूरा सुन जाइए, बैठ जाइए, बता रहे हैं। LAF क्या होता है, ध्यान देंगे। जब सरकार RR और RRR दोनों को एक साथ लागू करती है, यानी घटाए या बढ़ाए, है ना, सरकार बाजार में पैसे को नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट को घटाती है, RRR को बढ़ाती है, तो उसी पॉलिसी को क्या कहते हैं मित्रों? LAF कहते हैं। या आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिएगा, बाप बेटे के बीच में ऐसा संबंध बनाया जाता है ताकि बाजार पे यानी उन दोनों का बिजनेस अच्छे तरीके से चल सके। उसी पॉलिसी को क्या कहते हैं? LAF कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। समझ गए अब? ठीक, ये रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स हमें बता देते, इसमें बड़ा कौन है मित्रों? बाप बड़ा है। बाप हमेशा वर्चस्व किसका रहेगा? बाप का। हमेशा क्या होगा? बाप कम पैसा देगा, RRR हमेशा कम रहेगा, रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, है ना? समझ गए बात? RRR हमेशा कम रहेगा, रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहेगा। आप लोग ज्यादा ही बुलवा देते हैं। अरे हमको बैच खत्म, आज ज्यादा फास्ट है।
अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना जी? बस अरे आज लास्ट क्लास है जी विवेक बाबू। आप बाद में समझ लीजिएगा, जिसको नहीं हमसे आके समझ लीजिएगा, हम मिल जाएंगे ऑफिस में। अब बार बार हम बताएंगे, बताइए एक आदमी। चलिए सुनिए, अब अगला पॉइंट डालेंगे, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? नीचे वाले लोग कह रहे हैं सर नीचे ठीक था, ऊपर वाले लोग कहेंगे ऊपर ठीक था, हम क्या करें बताइए? चलिए ठीक है, अभी इसको लिखिए, कैश रिजर्व रेशियो। आगे मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, जैसा कहेगा वैसा करेंगे हमारे हिसाब से। कैश रिजर्व रेशियो देखेंगे क्या होता है, सुन लीजिएगा। अब जरा शांति बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखिएगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है मित्रों? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यह होता है कि जब, सुनिए, आप बैंक में पैसा ले जाके जमा करते हैं, बैंक जब आप जमा करते हैं उस पैसे को क्या करता है, उस पैसा को लेके या तो किसी को लोन दे देगा या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। ऐसा घटना देखने को मिला। आरबीआई ने कहा कि भाई ये मेरा काम है कि बाजार के लोगों को पैसा के मामले में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा बैंकों से कि तुम एक नियमित समय तक एक निश्चित मनी रखोगे अपने पास, ताकि किसी को, आप जैसे एफडी किए 5 साल के लिए, आपको 1 साल बाद जरूरत पड़ जाए तो बैंक क्या कर रहा होता है, उस पैसे को कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, तो बैंक रिटर्न करेगा नहीं यदि आप जाइएगा तो ऐसा केस आरबीआई को देखने को मिला कि लोग अपना पैसा जमा करके पछता रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा सभी बैंकों को कि तुम एक निश्चित मुद्रा अपने पास रखोगे, किसके लिए? उन जरूरत के कस्टमरों के लिए, कि यदि उनका जरूरत समय से पहले हो जाए तो भी तुम उसको पैसा रिटर्न कर सको। समझे आप? इसलिए सीआरआर कितना रखा जाता है मित्रों अभी तक? 18%। लिखिएगा कैश रिजर्व रेशियो, पहले लिखिएगा। अभी सीआरआर कितना है? 18%। पहले अभी सीआरआर लिख लेंगे 18%। सीआरआर लिखिएगा। बैंक का आरबीआई के पास आरक्षित न्यूनतम नगद, आरक्षित न्यूनतम नगद, आरक्षित न्यूनतम नगद रूप में जमा, नगद रूप में जमा देखेंगे। समझेंगे इसको? सुनिए, अभी हाल ही फिलहाल का एक केस है, यस बैंक, आपने सुना होगा नाम। यस बैंक कुछ दिन पहले दिवालिया घोषित हो गया था, उसके पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो अपने लोगों का किया हुआ फिक्स डिपॉजिट रिटर्न कर सके। तो आरबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि आप सब घर बढ़ाइए नहीं, आप भारत के लोग हैं और भारत के लोगों के पैसा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, अर्थात आरबीआई की है। आरबीआई ने कहा हम सब की पैसा रिटर्न करेंगे। आप जितने कस्टमर है उनका पैसा कौन रिटर्न करेगा? आरबीआई। किस अधिकार पे कहा मित्रों? जो बैंक का पैसा होता है, लोगों से पैसा लिया जाता है या बैंक जब बिजनेस करती है, इसका 18% कौन रख लेता है? आरबीआई अपने पास। आरबीआई, सुनिए, आरबीआई कहता है कि हमें तुम पे विश्वास नहीं है, तुम कब 2 नंबर काम करके भाग जाओगे, इसलिए अपने पूरे पूंजी का 18% हमें दो, ताकि यदि तुम भागो तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो पाए, हम उनका पैसा रिटर्न कर सके। इसीलिए ये पैसा बैंक का होता है। रख कौन लेता है? आरबीआई। समझ गए? एसएलआर है 18%। 18% से 20% के आसपास सीआरआर भी होता है। 4.5 भी दिखा रहा है। कोविड के समय में 18% था, अभी लिख लिया है क्या 18%? आप लोग काट के लिख लीजिए 4.5%, अभी बदला होगा, ध्यान नहीं दिए हैं हम। 4.5% लिख लीजिए, है ना? 4.5%, कोई बात नहीं है, 4.5% लिख लीजिए। कोविड के समय में इसको बढ़ा दिया गया था।
इसका एक और नाम दिया जाता है, जब बैंक करप्ट हो जाता है तो इसके लिए कहा जाता है क्या, नहीं, इसको कहा जाता है इंक्रीडेंटल सीआरआर। यानी जब बैंक पे भरोसा टूट जाता है सरकार का, तो ये 4.5% जो है, जितना चाहेगा आरबीआई उतना बढ़ा देता है। यस बैंक के साथ ये काम किया था। यस बैंक जब दिवालिया घोषित होने लग गया था, तो आरबीआई ने जो 4.5% का मामला था, इसको बढ़ा के काफी आगे कर दिया था, दिन ब दिन बढ़ा रहा था। बाद में यस बैंक फिर धीरे धीरे कंट्रोल को बेच दिया है। लिख लेंगे ये 4.5% है सीआरआर, है ना। किसका पैसा होता है ये? बैंक का। किसके पास रखा जाता है? आरबीआई के पास, है ना। अब देखेंगे इसी के साथ एसएलआर लिख लेंगे नीचे, एसएलआर लिख लेंगे, एसएलआर लिखिएगा। बता रहे हैं, रुकिए ना, एसएलआर लिख लिए। एसएलआर क्या होता है पहले ये बताएगा कोई हमको? एसएलआर क्या होता है बताइए जी। एसएलआर क्या बता रहे थे? हाँ, नहीं, होता क्या, हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा, चलिए लिखिएगा। सांविधिक तरलता रेशियो, इसको बोलते हैं हिंदी में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं मित्रों। लिखिए एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात या सांविधिक तरलता रेशियो भी बोल दिया जाता है। सांविधिक तरलता रेशियो अनुपात, पहले इसका नाम पीएसआर हुआ करता था, इसका नाम बदल गया। आइए, सांविधिक तरलता अनुपात समझेंगे ये क्या होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नहीं बताए हैं, एमएसएफ नहीं। अच्छा, ये देखिएगा क्या होता है। होता ऐसा था कि जैसे सुबह किसी ने पैसा जमा किया और उसी को शाम को जरूरत पड़ गया या कल जरूरत पड़ गया, तो सरकार जो बैंक होता था ब्रांच, उसके पास कैश ही नहीं होता था कि रिटर्न कर पाए, है ना। अभी तक तो सीआरआर में ये पॉलिसी थी कि क्या करता था, यदि बैंक दिवालिया हो रहा है या 1 साल बड़े दिनों के बीच का अंतर हो रहा है, तो आरबीआई पैसा रखता था, दे देता था व्यक्तियों को। अब ऐसा हो गया कि आपने आज एफडी जमा किया, कल किसी के घर, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई जरूरत पड़ जाए, अर्थात किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो एकाएक वो जाएगा पैसा निकालने बैंक से। बैंक क्या करता है, जिस दिन पैसा लेता है उसी दिन ऑडिट कर देता है। शाम तक चला जाता है वो पैसा, है ना, शाम तक या कल तक पैसा चला जाता है। आपको पैसे की जरूरत पड़ी, बैंक रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा कि हम एसएलआर लेके आएंगे। एसएलआर में ऐसा रहेगा कि जितना कैश जमा होगा उसका 18% किसके पास रह जाएगा? उस ब्रांच के पास रह जाएगा, उस बैंक के पास रह जाएगा, ताकि यदि व्यक्ति को एकाएक जरूरत पड़ेगा तो वो बैंक तुरंत रिटर्न कर दे। सबका 18% रहेगा। जिसने एफडी किया है तो जरूरत सबको तो पड़ेगा नहीं, 1-2 लोगों को पड़ेगा, तो बहुत आसानी से उस पैसे को रिटर्न किया जा सकता है। इसलिए ये पॉलिसी लाया गया एसएलआर, है ना, सांविधिक तरलता अनुपात। लिख लीजिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। यह पैसा बैंक अपने पास रिजर्व रखता है ताकि लोगों का पैसा जरूरत पड़ने पे रिटर्न किया जा सके, लिख लिए। एक पॉइंट और सीख लेंगे, ये जो तरलता है इसका मतलब ये नहीं है कि कैश में ही रखना है पैसा, है ना। ये पैसा आप किस फॉर्म में रख सकते हैं? कैश के अलावा ऐसे फॉर्म में रख सकते हैं ताकि यदि हम उसको इन्वेस्ट करें तो तुरंत पैसा मिल जाए। जैसे गोल्ड हो गया या बहुत चीजें होती हैं, यदि हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है? तुरंत मिल जाता है ना। लिक्विडिटी का मतलब कैश ही नहीं होता है।
बहुत कुछ भी ऐसा जिसको आप इन्वेस्ट बाजार में ले जाएं तो तुरंत बिक जाए, उसका मतलब क्या होता है? वो लिक्विडिटी होता है। गोल्ड हो गया या कुछ भी हो गया, है ना। चलिए हाँ, SLR 18% लिख लीजिए, SLR 18%। हाँ, कितना है अभी सरकार ने कितना रखने के लिए अनुमति दिया है? SLR 18%, ये लिख लीजिएगा। अभी SLR कितना है? 18% है, लिख लीजिएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। MSF टाइम तो हो गया है जी, कल के लिए पता नहीं। देखते हैं, रुक जाइए, क्या क्या आपके सिलेबस में है। सिलेबस में MSF है या नहीं है? हैं? आ गए हैं, ज्योग्राफी वाला सर आ गए हैं। टाइम क्या हो गया? अभी हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो 15 से 20 मिनट लेंगे ना, तो कौन सकते हैं? ले लें 15 मिनट। हाँ हाँ, बोलिए। क्या? हाँ, LAF की बौद्धिक समीक्षा करती है, इसीलिए तो हम लिखवाए हैं उसको। सॉरी, OMO भी बता देंगे, OMO भी बता देंगे। अच्छा, एक हेलो, OMO पढ़ लीजिए, MSF भी बता देंगे। OMO पहले पढ़िए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं भाई, उसमें लिखवाए थे OMO। OMO, अरे सुनिए, हमारा कोई गलती नहीं है, हमें जितना समय दिया जाएगा मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग ये मत। अरे भाई, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। बताइएगा ये OMO होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। हाँ बताइए। जो मार्केट में सेल किया जाता है वो इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट। जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स उनको मार्केट में सेल किया जाता है या बाय किया जाता है। हाँ, चलिए शांत हो जाइएगा, अब हम बता रहे हैं आपको ये क्या होता है। सरकार अपने परिसंपत्तियों को बेचने की कोशिश करती है या बेचने के लिए बॉन्ड जारी करती है, वही नीति को क्या कहते हैं? OMO कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। चलिए लिख लीजिए इसके बारे में। जब सरकार, समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए। जब सरकार अपने परिसंपत्ति असेट बता देंगे क्या होता है। परिसंपत्तियों को असेट्स को बेचने के लिए बॉन्ड जारी करती है। समझा देते हैं, रुक जाइए ना, हम अच्छे से। बॉन्ड जारी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? OMO। चलिए क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे। OMO की जरूरत क्यों पड़ता है बताएंगे आप? सुनिएगा, भारत सरकार को पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो भारत सरकार क्या करती है? अभी तक बेटा बाप को पैसा दे रहा था सिक्योरिटी पे, अब ऐसा दिन आ जाएगा कि बाप को पैसे की जरूरत पड़ेगी और बेटे से लेगा, तो बेटा भी बड़ा बदमाश टाइप का है, वो कह रहा है कि सुनो, जब हमने तुमसे लिया था एक्स्ट्रा पैसा तो तुम हमसे क्या ले रहे थे? बॉन्ड ले रहे थे। जब हम तुमको देंगे तो तुम अब हमें क्या दोगे? बॉन्ड दोगे, सिक्योरिटी बॉन्ड दोगे। तो सेम वही बात है, RBI या भारत सरकार इसको कह सकते हैं। भारत सरकार
जब बैंकों से पैसा लेती है ना, सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी और सरकार जब बैंकों से पैसा लेती है एक्स्ट्रा, तो भारत बैंक कहता है कि हम क्यों देंगे भाई तुमको पैसा, क्या तुम पे भरोसा है, एक्स्ट्रा पैसा लेना है। तो बैंक सरकार कहती है सुनो ये हमारा कंपनी है, कौन सा, OICL, ये हमारा कंपनी है इंडियन गैस, हम इसका बॉन्ड, इसका पेपर तुम्हें दे देते हैं, अब तो तुम्हें विश्वास है कि हाँ हम तुम्हारा पैसा रिटर्न कर देंगे। तब ये बैंक उनका बॉन्ड ले लेता है, उनकी कंपनियों का बॉन्ड लेके क्या करता है, बॉन्ड ले लेता है और लेने के बाद पैसा देता है किसको, भारत सरकार को, अर्थात RBI को। इसी फैसिलिटी को क्या कहते हैं मित्रों, OMO कहते हैं, OMO कहते हैं। अच्छा, क्या ये सरकार को जरूरत पड़ता है या नहीं, पड़ता है। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है और बैंक का क्या करता है, अब अपना पैसा कहां नहीं रखता है, RBI के पास नहीं रखता है, पैसा ज्यादा होने के बाद भी बाजार में अपना बिजनेस फैलाते रहता है, तो वो क्या किया जाता है, सरकार अपना बॉन्ड जारी करके बैंकों से कहती है कि भाई तू पैसा, हमें पैसों की जरूरत है, तू पैसा दे दे, ताकि बैंक के पास ना ज्यादा पैसा रहेगा ना ही ज्यादा वो मार्केट में पैसा फैलाएगा। इसलिए पैसा सरकार बैंक से खींच लेती है, इसके लिए भी हथकंडा अपनाया जाता है। समझ रहे हैं। दूसरा बात, एक और बात आपको बता दें कि 1959 में 69 में इंदिरा चाची ने अरे भाई इंदिरा गांधी ने, है ना, ठीक है, अरे नहीं, हम बहुत पहले से बोलते हैं, सुन लीजिए। जब बैंक, सुनिए, जब बैंक क्या कर रहा था, सुनिए, बैंक 500 करोड़ से ज्यादा का बैंक होने लग गया था, तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि भाई बैंक 500 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। तो आपको याद होगा, एक आप लोगों को खूब एग्जाम में आता है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ध्यान है, क्यों किया था, इसी डर से किया था, बैंकों की औकात 500 करोड़ से ज्यादा होने लग गया था, तो इंदिरा गांधी को यह डर सताने लगा कहीं RBI की जगह ये बैंक ना बलवान बन जाए। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो जो बैंक 500 करोड़ से ज्यादा हो रहे थे उनको खींच के सरकारी बैंक बना दे रही थी और कहती थी आज से तुम RBI के पूर्ण रूप से अधीन हो गए, अब तुम ज्यादा इधर उधर नहीं करोगे, RBI और SBI के जो रूल्स होंगे उन्हीं को फॉलो करोगे। अभी हाल ही फिलहाल आपने देखा मोदी जी ने कई पॉलिसी लाके बैंकों को जोड़ा था। इसके पीछे कारण क्या था जानते हैं आप? इसके पीछे कारण था कि बहुत ऐसे बैंक है, प्राइवेट बैंक, IDBI, SDFC, जिनके ऊपर विदेशी निवेश ज्यादा है, यानी बाहर से FDI आप जाने पढ़ेंगे, अभी तो नहीं, आपके चैप्टर में नहीं है, FDI उसमें ज्यादा है, अर्थात विदेशी पैसा ज्यादा है और बड़ा तेजी से वो ग्रो कर रहे थे। इसलिए सरकार को ये डर था कि यदि इनको हम राष्ट्रीयकरण नहीं किए तो ये बहुत बड़ी कंपनी हो जाएंगी, अर्थात भारत में जो विदेशियों का पैसा है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, उससे भारत के GNP को फायदा होगा या नहीं होगा। किसके GNP में ये फायदा जाके जुट जाएगा, विदेशी लोगों को, तो अपने राष्ट्रीय आय घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, सभी कंपनियों को मर्ज करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद आज से 4 दिन पहले एक बैंक जिसका नाम जानते हैं HDFC, इसमें विदेशी निवेश है और भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। आज से 4 दिन पहले की बात है, अभी उसका वो भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। सरकार की इतनी प्रयासों के बाद भी बैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आगे भी बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया जाएगा। जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं ना, देखिएगा सभी बैंक्स को और मर्ज किया जाएगा। HDFC यदि सरकार के नजर में HDFC को सरकार टारगेट पे ली है, या तो वो मर्ज करा लेगी या इसको भगा देगी, क्योंकि उसमें अराउंड 13 से 14% FDI है, विदेशी लोगों का निवेश है। 13 से 14% मतलब बहुत होता है। हाँ, वो तो गवर्नमेंट जिस मकसद से खोला था, एक इंडस्ट्रियल बैंक आपको बताए थे हम, मतलब ऑप्शन में लिखवाए थे 4 बैंकों में, 2 IDBI की स्थापना किया गया था इंडस्ट्रियों को डेवलप करने के लिए, लेकिन देखा गया कि ये करने में हम संभव नहीं हो पा रहे हैं, तो बैंक ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया। वो अलग बात था, वो बहुत ऊपर लेवल का बात हो गया, उसमें बात करना ठीक नहीं है। लगभग 1 पॉइंट आपका बच रहा है MSF आज नहीं बताएंगे, हमारा गला भी सूख रहा है, ये देखते हैं, यदि समय मिला, मैनेजमेंट ने बोला तो अगले क्लास में, अदरवाइज हम आपको बजट का सेशन लेंगे लाइव 3 घंटे का, लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप वहां से देख लेंगे, आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ जाएगा बहुत धूमधाम से। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।